तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द पोर्टुगीज़ इन इंडिया, द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया। देखो, 7th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो रोमन एम्पायर था वो डिक्लाइन हो गया था। तो जो अरब्स हैं उन्होंने इजिप्ट और पर्शिया के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लिया था। तो इससे क्या हुआ, जो मेन इफ़ेक्ट क्या पड़ा कि जो यूरोपियन और इंडिया के बीच में डायरेक्ट ट्रेड रूट था, जो डायरेक्ट कांटेक्ट था, जिससे कि जो इंडियंस थे वो अपने स्पाइसेस, सिल्क और दूसरे स्टोन्स वगैरह यूरोप की कंट्री में ट्रेड करते थे, वो वाला जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था। तो इससे क्या हुआ कि जो यूरोप में इतनी ज़्यादा डिमांड थी इनकी, वो भी अफेक्ट हो गई थी। तो 1453 में क्या हुआ कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो ऑटोमन टर्क्स के हाथों में आ गया था। कॉन्स्टेंटिनोपल में आपको बताता हूँ, जो कॉन्स्टेंटिनोपल होता है वो आज का इस्तांबुल है। अब जैसे आप देख रहे हैं ये यूरोप है और ये वाला एरिया आ गया आपका टर्की। तो यहाँ पे ऑटोमन टर्क्स थे और यहाँ पे आपका है कॉन्स्टेंटिनोपल, यूरोप और टर्की के बिल्कुल बीच में। तो चलिए अब आगे बोलते हैं। जो रेड सी का ट्रेड रूट था वो एक स्टेट मोनोपोली बन गया था इस्लामिक रूलर्स के लिए, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू हो गया था। क्योंकि क्या हुआ कि जो मर्चेंडाइज इंडिया से आती थी यूरोप में, यूरोप के मार्केट्स में, तो जो अरब के मुस्लिम्स थे वो उसको अपने वहाँ से आगे नहीं जाने देते थे, वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेते थे। तो लैंड रोड्स के ऊपर अरब का कब्ज़ा पहले ही था। सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे हो गए थे कि यूरोपियंस को नया डायरेक्ट सी रूट खोजना पड़ा। सेंचुरी में क्या हुआ कि रेनाइसेंस आ गया यूरोप में। किसके लिए? सी रूट के एक्सप्लोरेशन के लिए। उसी टाइम पे जो यूरोप था उसने शिप बिल्डिंग के आर्ट में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट कर ली थी। तो क्या हो गया कि जो यूरोपियंस थे वो एडवेंचरस सी वोयाजेस पे जाने लगे, और मेनली उनका जो मोटिव था वो था ईस्ट की तरफ जाना, क्योंकि उनको इंडिया के लिए एक अलग से सी रूट खोजना था। तो यूरोप के काफ़ी जगहों पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो चुका था। किसकी वजह से? क्योंकि जो क्रॉप कल्टीवेशन थी, लैंड कल्टीवेशन थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी। प्लो में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था। जो प्लो वगैरह बनाते थे उनमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गया था। साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट, जैसे कि क्रॉप रोटेशन हो गया, और मीट की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिसके लिए स्पाइसेस की डिमांड बढ़ने लगी। तो स्पाइसेस की डिमांड को पूरा करने के लिए उनको इंडिया जाने की ज़रूरत पड़ी। तो इससे क्या हुआ कि जो लग्जरी गुड्स है उसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ने लगी। वेनिस और जेनोवा जब जो रीजन था वहाँ पे यूरोप में हो चुका था ओरिएंटल गुड्स में। ओरिएंटल गुड्स का मतलब होता है जो ईस्टर्न ईस्ट से आती है। उसके बाद ऑटोमन टर्क्स, वो इतने छोटे थे कि वो ऑटोमन टर्क्स को अकेले नहीं हरा सकते थे, और इतने भी वो ये नहीं थे कि एक्सप्लोरेशन को वो अपने आप ही ले जाएं आगे। तो जो यूरोपियंस थे, नॉर्थ यूरोपियंस थे, वो पुर्तगाल और स्पेन को मनी और मैन देने के लिए राज़ी हो गए, और जो जीनोस थे वो उनको शिप्स और टेक्निकल नॉलेज देने के लिए तैयार हो गए। तो इससे क्या हुआ कि जो हिस्टोरियंस थे उनका मानना है कि जो ओशन रूट इंडिया के लिए निकाला था, उसके जो सबसे पहला ऑब्सेशन था वो प्रिंस हेनरी, जो कि पोर्टुगल का था, उसको हम नेविगेटर के नाम से भी बोलते हैं। तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि हमको जो है वो ट्रेड रूट निकालना है। तो ही वॉज वेरी कीन टू फाइंड अ वे टू सर्कमवेंट द मुस्लिम डोमिनेशन ऑफ द ईस्टर्न मेडिटेरियन। अब मेडिटेरियन सी के ऊपर तो मुस्लिम्स का कब्जा था, तो उन्होंने मेडिटेरियन सी को सरकम नेविगेट करने की सोची, और वहाँ से लेकर जो कि बाकी अरब कंट्रीज़ थी वहाँ से सरकम नेविगेट होके फिर इंडिया में जाने के लिए सोचा, ट्राई किया उन्होंने। तो पोप निकोलस फाइव था, उन्होंने प्रिंस हेनरी को एक बुल दिया 1454 में। अब बुल का मतलब क्या होता है कि उसका मतलब है कि वो सी में ट्रेड कर सकते हैं, सी रूट के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। उस टाइम पे इसका बुल देने का मतलब ये होता था। तो
उस टाइम पे ये हुआ कि प्रिंस हेनरी उससे पहले ही मर गया। जब तक वो सोचता कुछ ना कुछ, उससे पहले ही प्रिंस हेनरी मर गया। 1907 में क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलास हुआ। अब ट्रीटी हुआ कि जो रूलर ऑफ पोर्टुगल और स्पेन थे, वो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को उन्होंने दो भागों में बांट दिया अपनी इमेजिनरी लाइन में, अटलांटिक ओशन में। जैसे अब अटलांटिक ओशन उन्होंने लाइन बना दी कि जो 1300 माइल वेस्ट का एरिया है, जो कि केप वर्डे आइलैंड से होके जाता है, उसे उसके ऊपर पोर्टुगल वेस्ट वाला कब्जा करेगा, और जो ईस्ट वाला होगा वो स्पेन कब्जा करेगा। तो इससे क्या हुआ कि पोर्टुगल्स के लिए ज़्यादा आसानी होगी वेस्ट के थ्रू इंडिया जाने के लिए। तो 1487 में एक पोर्टुगीज़ नेविगेटर था, बार्थोलोम्यू डियास। उसने केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका में सेल किया ईस्टर्न कोस्ट के थ्रू, और वो काफ़ी ज़्यादा कन्विंस हो गया था, और उसने सोचा कि ये अफ्रीका मिल गया है, मतलब ये इंडिया ही है। उसने अफ्रीका को इंडिया समझ लिया था। 10 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि जब एक और शिप इंडिया के लिए चला, जिसको कि हमारा वास्को डी गामा चला, वास्को डी गामा ने एक्सप्लोर करने की सोची थी ट्रेड के लिए, तो वो असलियत में इंडिया पहुंचा था 11 मंथ्स के टाइम में, मई 1498 में। अब वास्को डी गामा जो था वो उसके अंडर 3 शिप्स थे, वो उन सबको लीड कर रहा था। और जो उसका पायलट था वो था अब्दुल मजीद, वो एक गुजराती पायलट था। और ये जो इनकी शिप्स थी वो मई 1498 में कैलिकट के पोर्ट पर पहुंची, और ये इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है, इम्पोर्टेंट इरा रहा है ये। तो जो उस टाइम पे कैलिकट का हिंदू रूलर था वो था जैमोरिन, जिसको समुद्री बोलते हैं। वहाँ पे यूरोपियन की ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं थी कि हाँ उन्होंने वहाँ पे कब्ज़ा करना है उस टाइम पे, बट उनकी प्रॉस्पेरिटी देख के उनका मन ललचा गया। तो वास्को डी गामा को एक काफ़ी अच्छा फ्रेंडली रिसेप्शन मिला था वहाँ पे। जो अरब ट्रेडर्स थे वो वहाँ पे अच्छा बिजनेस कर रहे थे मालाबार कोस्ट पे, तो उनको वहाँ पे पोर्टुगीज़ का आना कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया। सेंचुरीज तक उन्होंने इंडियन ओशन में काफ़ी काफ़ी सेंचुरी से इंडियन ओशन में उस टाइम पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे ट्रेड के लिए, जैसे इंडियंस हो गए, अरब्स हो गए, अफ्रीकन्स हो गए ईस्ट कोस्ट से, चाइनीज़ और जापानीज़ हो गए। बट क्या हुआ कि जो